सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किए गए हैं और मैंने आपको इनका मौलिक जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो भी बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हम अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों से संबंधित, इनको 4 भागों में बांट करके हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मुख्यतः जो प्रारंभ के 2 भाग थे, इसके एक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों का हमने अध्ययन कर लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था आर्थिक सुरक्षा एवं से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। अब अपन आज के इस वीडियो के अंतर्गत इसके बचे हुए 2 पार्ट हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो उसमें अब आता है, पहला पार्ट है पंचायती राज। एक तो है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। यानी पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, और इस पार्ट 3 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज का विकास करने के लिए इनका मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है उसका विकास करने के लिए, प्राचीन स्मारक हैं उनकी रक्षा करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए, तथा न्याय की प्राप्ति का उद्देश्य ध्यान में रख करके भारतीय संविधान में इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित, या न्याय से संबंधित भी बोल सकते हैं अपन, न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में अपन देखें तो पंचायती राज व्यवस्था को, या पंचायतों को, ग्राम पंचायतें हैं, उनको गठन को स्वायत्ता प्रदान करने, हमारे जितने भी प्राचीन स्मारक हैं उनको संरक्षित यानी सुरक्षित करने के लिए, और न्यायपालिका है यानी न्याय है वो सभी को न्याय की प्राप्ति हो सके, सुलभ हो सके, वो इसके लिए भारतीय संविधान में इनको नीति निर्देशक तत्वों में स्थान प्रदान किया गया है। इनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 है वो क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वायत्ता प्रदान करेगा। तो इसके अंतर्गत पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है? किसको निर्देश दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में? राज्य को। तो राज्य क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन, पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा। स्वायत्तता प्रदान करेगा। यानी पंचायती राज व्यवस्था, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पहला अनुच्छेद आता है 40। और इस अनुच्छेद 40 के तहत क्या कहा गया है कि राज्य हैं
किसको निर्देश जारी करते हैं? नीति निर्देशक तत्व राज्य को जारी करते हैं। तो राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन करेगा तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा। अर्थात जो जिस क्षेत्र में ग्राम पंचायतें हैं उस क्षेत्र में उनको अपने कार्य करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करेगा, स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 40 में। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा बताना है? अनुच्छेद 40 बताना है। कौन सा? 40। अब अगला अपन चलते हैं अनुच्छेद 49, यानी पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्यायपालिका से संबंधित जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उन तत्वों के अंतर्गत अपन दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित या राष्ट्रीय महत्व के घोषित जो स्मारक हैं, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं, उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगा। क्या कहा है कि संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं, उन स्थानों को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेगा। तो अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कि राज्य संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के या रुचि के स्थानों को संरक्षित करेगा। संरक्षित करेगा, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इस नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अपन देखें तो कहीं न कहीं राज्य का हर एक अनुच्छेद में दायित्व स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर अपन अनुच्छेद 49 का अध्ययन कर रहे हैं, और अनुच्छेद 49 है वो संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का, यदि किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो एक प्रश्न तो अलग से ये बन गया कि राष्ट्रीय महत्व का किसी भी विषय को या किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन करती है? तो कौन करेगी? संसद के द्वारा किया जाएगा। तो संसद यदि किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित जो स्मारक हैं या कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के या रुचि के जो स्थान हैं, उनको संरक्षित रखने का, उनको संरक्षित या सुरक्षित रखने का दायित्व किसको प्रदान किया गया है? राज्य को प्रदान किया गया है। अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा आपको पूछा जा सकता है कि राज्य के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किसी भी विषय को या ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की जाती है? तो अनुच्छेद 49 के तहत। या आपको पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित हैं, तो किससे संबंधित बताना है? राष्ट्रीय महत्व के घोषित जो स्मारक हैं उनसे, और कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं उनसे, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। अब हमने इस पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया। तीसरा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, वो है अनुच्छेद 50, यानी 50 नंबर का जो अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद क्या कहता है? तो वह अनुच्छेद 50 है, ये कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता
यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। यानी ऐसा प्रयास कौन करेगा? यह प्रयास भी राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। तो स्पष्टतः आपको एक लाइन में पूछा जाए तो आप स्पष्टतः ये लिख सकते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने वाला अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 50 होगा। और क्यों किया गया इसको अलग? इसको अलग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, उसका जो व्यक्तित्व है या उसकी जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखना क्या लिखना है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से, कौन सा उद्देश्य हो गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य क्या करेगा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। यानी इसका तात्पर्य ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सके, निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय दे सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी स्वतंत्रता कायम रह सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करेगा? कार्यपालिका से अलग रखेगा। किसको? न्यायपालिका को, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। अब देखो, कार्यपालिका सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग होने तथा सभी को सामाजिक न्याय की जो बात कही गई है, आर्थिक न्याय की जो बात कही गई है, राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास किया गया है, जो प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो न्यायपालिका हो गई। कार्यपालिका क्या होती है? जिसमें समस्त कर्मचारीगण हैं, वो सभी कर्मचारीगण किसके अंतर्गत आते हैं? न्यायपालिका के अंतर्गत कर्मचारीगण हैं वो सभी किस में आ गए? वो आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है। अब अपन भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमने जो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद थे, उन 3 अनुच्छेदों का, 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, तीनों का हमने अध्ययन किया है। अतः अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पंचायती राज को स्वायत्तता प्रदान करने या उसको स्वतंत्रता प्रदान करने, प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखने तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से क्या किया गया है? इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। अब अपन ये हो गया भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 3, और अब अपन अंतिम यानी चौथा पार्ट पढ़ेंगे, और वो पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं।
तो हमने हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति विज्ञान के इस अध्याय 2 है, इसके अंतर्गत अपन नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हमने 4 भागों में बांटा था और उन 4 भागों में से हमने 3 का अध्ययन कर लिया है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। यानी चौथा पार्ट आ गया नीति निर्देशक तत्वों का। तो अब अपन देखते हैं, हमने आर्थिक सुरक्षा से संबंधित देख लिया, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर लिया, और तीसरा हमने अध्ययन किया पंचायती राज व्यवस्था उसके बारे में, प्राचीन स्मारकों के बारे में, और न्यायपालिका से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अध्ययन किया है। अब चौथे पार्ट में अपन अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका। तो इन हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके 3 पार्ट में तो हमने देखा कि किस प्रकार से जीवों को रक्षा करना है, श्रमिक वर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा है, रोजगार है उपलब्ध करवाना है, स्त्री पुरुष को समान वेतन देना, जीविका उपार्जन करवाना, ये राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। ग्राम पंचायतों का गठन है, या अपन कहें कि इस प्राचीन स्मारक उनको संरक्षित रखने का दायित्व है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका से पृथक रखना है। इन सभी का हमने अध्ययन किया। अब अपन देखते हैं विश्व स्तर पर, यानी ये तो हमने कहाँ तक अध्ययन किया, अपने राज्य क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, या अपन कहें अपने भारत देश के विषय में अध्ययन किया। अब अपन हैं विश्व स्तर की ओर चलते हैं, और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य को दी गई है, और वह उसके लिए कौन कौन से कदम उठाएगा, इसके बारे में अपन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके पार्ट 4 में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है केवल एक ही अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 51 है। इस अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अनेक बातें बताई गई हैं, और उस अनुच्छेद 51 में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान के द्वारा की गई है, उन सभी का अध्ययन अपन यहाँ पर करते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अपन देखें तो सबसे पहला इसके नाम के आधार पर आता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयास करेगा या उसको बढ़ावा देगा। तो पहला कौन सा आता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। वृद्धि का प्रयास करेगा, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का या उसको बढ़ावा देने का प्रयास भी करेगा। यानी वर्तमान में भारत एक शुरू से ही अपन देखें, प्राचीन काल से अपन देखें, हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनका अपन अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि भारत विश्व में शांति गुरु के नाम से जाना जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए और सभी अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य देशों की भी सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई है। और आज भी भारत विश्व में अपन देखें तो शांति दूत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वर्तमान में जैसे धारा 370 हटाना है और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में
हम सभी लोगों को अधिकार प्रदान करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, या अपन कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत है और विश्व में भारत आज भी, जैसे पाकिस्तान के साथ अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी टकराहट हुई थी, लेकिन फिर भी भारत ने शांति के स्तर से उस बात को सुलझाने का काफ़ी प्रयास किया है और भारत इसमें सफल भी रहा है। इसी प्रकार से अभी बहुत ही तुरंत करंट अफेयर में अपन देखें तो चीन के साथ भी काफ़ी बड़ी कड़वाहट भारत के साथ बनी हुई है, लेकिन भारत अभी भी इस शांति के मार्ग पर चलता हुआ और सभी देशों के साथ शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब अनुच्छेद 1 का हमने अध्ययन कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा या उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 51 में कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न राष्ट्र यानी एक से ज़्यादा जो राष्ट्र हैं या भारत देश के अलावा अन्य जो राष्ट्र हैं उनके मध्य न्यायपूर्ण एवं समानपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करेगा या समानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो दूसरा क्या हो गया, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं समानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं समानपूर्ण या समानजनक भी लिख सकते हैं अपन, जनक अच्छा रहेगा, समानजनक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, 51(2) में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा राष्ट्रों के मध्य जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके मध्य क्या किया जाएगा, न्यायपूर्ण तरीके से, यानी बिना किसी अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, न्यायपूर्ण तरीके से और समानपूर्ण या समानजनक तरीके से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा या भारत के द्वारा। इस अनुच्छेद 51 में तीसरी बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों के प्रति आदर की भावना को बढ़ावा देगा। कि राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं एवं जो संधियां की गई हैं उन संधियों के प्रति आदर की भावना को व्यक्त करेगा या उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के प्रति, कानूनों एवं संधियों के प्रति यानी भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जो संधियां हैं उनके प्रति आदर की भावनाओं को बढ़ावा देगा, के प्रति आदर की भावना को बढ़ावा देगा। यानी अपन कह सकते हैं कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं, जैसे अनेक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करेगा, उनका आदर करेगा। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि जो भी संधियां या जो समझौते हैं वो किए जाते हैं, इन समझौतों के प्रति भी अपने आदर भाव को प्रकट करेगा और इनको और ज़्यादा आदर है वो प्रदान करने का प्रयास करेगा। जैसे अपन बात करें अनेक समझौते ऐसे हैं, जैसे पंचशील का समझौता 1954 में किया गया था, गुट निरपेक्षता की नीति भारत के द्वारा अपनाई गई थी, या अनेक प्रकार से शिमला समझौता है, ताशकंद समझौता, अनेक समझौते भारत सरकार के द्वारा अन्य देशों के साथ हुए हैं। और उन सभी समझौतों में अपन देखें, जैसे पंचशील का समझौता है उसकी अपन व्याख्या करें तो 1954 में नेहरू जी के द्वारा इसका चीन के साथ समझौता किया गया, पंचशील का समझौता, और उस समझौते के तहत भारत ने उस समझौते का पालन भी किया, उसका सम्मान किया और उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। परंतु जब 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया, तब उस
जो पंचशील का समझौता था उसकी धज्जियां किसने उड़ाई? चीन ने उड़ाई। भारत ने जो भी समझौते के उन सभी समझौतों की शर्तों का पालन किया है, उनके नियमों कानूनों का पालन किया है, लेकिन भारत दूसरे देश क्या कर रहे हैं? भारत दूसरे देश से हमेशा धोखा खाता रहा है, लेकिन भारत ने अपने क्षेत्र में कभी भी धोखा नहीं किया है। जो भी संधि समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा किए गए हैं, उन सभी संधि समझौतों और कानूनों को उन्होंने और अधिक आदर प्रदान करने का प्रयास किया है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत अगली विशेषता या अगला बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहन देगा। यानी भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, अन्य देशों के साथ भारत के जो विवाद हैं, उन विवादों को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दूसरे देश की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। यानी भारत शांति दूत रहा है प्रारंभ से ही, और भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो। इसके लिए उसने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में ये व्यवस्था की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी भी देश के साथ कोई विवाद होता है तो अन्य देश को उसके बीच में लेकर के उसके साथ संधि समझौता किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा भारत का मानना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास अनुच्छेद 51(4) में किया गया है। तो अनुच्छेद 51(4) क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के प्रयास को बढ़ावा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो भी हैं, उन विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को बढ़ावा देना या प्रयास को बढ़ावा देना या उसको और अधिक प्रोत्साहन देना किसका दायित्व है? भारत सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे आज यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के 4 पाठ पूरे होते हैं, जिसका हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में जो भी अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को हमने अध्ययन कर लिया है। तो पहले वीडियो में हमने देखा था नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये क्या काम करते हैं, कैसी प्रकृति के होते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, एल.जी. खेडेकर ने क्या कहा, इन सभी के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी। फिर हमने दूसरे वीडियो में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अध्ययन किया था और इसको 4 भागों में बांट करके, तो 4 भागों में जो हमने नीति निर्देशक तत्वों को बांटा था उनके चारों का नाम दोबारा मैं बोलता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा ताकि आपको याद रहे। पहला था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, 43 और 43 क और 48 का अध्ययन किया था। दूसरा हमने देखा था सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 44, 45, 46, 47 और 48 क का अध्ययन किया था। फिर हमने तीसरा देखा था पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 50 इन 3 का अध्ययन किया था। और फिर चौथा हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 51 का उल्लेख किया है। यहाँ अपन कहें कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हमने यहाँ पर 4 बातों का उल्लेख किया है। पहली है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा या सुरक्षा को बढ़ावा या सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास उसके द्वारा किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक जो संबंध हैं उन संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ या मजबूत बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधियां हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं और जो संधियां हैं उन संधियों के प्रति सब भारत है वो आदर की भावना रखेगा, सम्मानपूर्ण उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
और चौथी बात हमने देखी थी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के साथ, यानी दूसरे देश की बीच में, दूसरे देश को बीच में लेकर के, अर्थात अन्य देश है वो उस दोनों देशों के जो विवाद हो रहा है उन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करेगा, बिचौलिया का कार्य करेगा और उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको सुलझाने का भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो आज तक अपने जो चौथा जो वीडियो है, इस चौथे वीडियो के अंतर्गत हमने आज हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हमने 4 भागों में बांटे थे उनका संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। अब अगले वीडियो में इनका महत्व है या इनसे संबंधित जो इनके नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने से संबंधित कौन कौन से जो नियम कानून बनाए गए, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद। आपसे मैं आशा करूँगा कि आप धीरे जो अपना अध्ययन जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है उसका आप पूरा ख्याल रखेंगे और घर पर रहकर और इस कोविड-19 से बच कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।